तो अरविंद केजरीवाल लगातार मीडिया पर हमले बोले जा रहे हैं। पूरे देश में चुनावी दौरा कर सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं केजरीवाल। मीडिया को एक मुद्दा बनाने की कोशिश में है। आज बेंगलुरु में मीडिया पर केजरीवाल ने फिर से हमला किया। इसके पहले नागपुर में भी केजरीवाल ने मीडिया पर निशाना साधने के बाद अपने बयान से पलटी मार ली थी। अभी मैं आज कोई प्रतिक्रिया किसी भी चीज पर नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा तो कई लोगों का चेहरा बेनकाब करूंगा। अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे, मैं उनका स्वागत। तो ये रिपोर्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल हम आपका परिचय करवा देते हैं। इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ कौन कौन से मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गोपाल गुप्ता जी, और उनके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनंत मित्तल भी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं श्याम गोपाल जी से। श्याम जी, स्वागत है आपका। होली करीब है, लिहाजा सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं। और एक सवाल, कोई हथकड़ी या बेड़ी तो नहीं लाए हैं पहनाने के लिए? बिल्कुल नहीं लाया सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता तो ऐसा ही, हम तो खुद बेड़ियों में जकड़े में सर। नहीं, लगता तो आजकल ऐसा ही कि जंजीरें, हथकड़ियां, बेड़ियां, तमाम जो है मीडिया के लिए तमाम औजार आपकी नेताओं की जेब में है आजकल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हथकड़ी बड़ी हमारे पास नहीं है सर। बिल्कुल आप लोग स्वतंत्र हैं और आपका स्वागत है समाज के अंदर। केजरीवाल जी तो नहीं मानते? नहीं, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। केजरीवाल जी तो लगातार कह रहे हैं कि मीडिया बिका हुआ है। जिन्होंने जो बात कही उसको आपने ध्यान नहीं दिया। दरअसल अरविंद जी ने कभी भी नहीं कहा कि ऐसा क्यों होता है श्याम जी कि केजरीवाल जी जो बात कहते हैं उसके अलावा कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे पाता? नहीं, देखिए वास्तविकता क्या है, थोड़ा आप गहराई से अगर समझें तो आपको पता लगेगा। उनके बयान की गहराई को आप समझ नहीं पाए ठीक से। अरविंद जी ने कभी भी नहीं बोला कि अच्छे लोग जो मीडिया में हैं या ईमानदार लोग हैं उनके प्रति हमारी कोई दुर्भावना है। अरविंद जी को क्लासेस लेते हैं क्या कि सारे नेता जो है पहले कुछ कहो और बाद में मुकर जाओ? नहीं, मुकर नहीं रहे सर। एक्सपर्टीज होती जा रही है। अरविंद जी ने बहुत अच्छी और सच्ची बात कही है। उन्होंने यही तो बोला कि मीडिया के अंदर जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसा तो नहीं मीडिया दूध का धुला हुआ है। उन्होंने ये बोला कि पूरा मीडिया बिका हुआ है, बिल्कुल नहीं बोला। हाथों उन्होंने कहा कि जब सत्ता में आएंगे इसकी जांच करवाएंगे, बिल्कुल, और जेल भेज देंगे, जेल में डाल देंगे। आप शब्दों को गौर से नहीं सुन पाए। उन्होंने ये बोला कि जो लोग मीडिया में गलत और भ्रष्टाचार में लिप्त है उनकी जांच कराई जाएगी पहले, यदि वो गलत पाए गए तब उनको जेल भेजा जाएगा। ऐसे नहीं बोला उन्होंने। और सच्चे और अच्छे लोग जो मीडिया में उनका स्वागत है सर। आप उनके शब्दों पे बहुत गहराई से जरा ध्यान दें। कभी भी नहीं बोला पूरी मीडिया को भेज देंगे हम। अरे अच्छे और सच्चे लोग हर जगह हैं, बुरे लोग भी हर जगह पर हैं। तो मीडिया की जांच होने में तकलीफ क्या है? मीडिया वाले जब दुनिया भर की जांच करते हैं, आरोप लगाते हैं, लोगों को जेल भी भिजवा देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यदि मीडिया पर उंगली उठ गई तो उनको आप तकलीफ होगी मीडिया वालों को। मीडिया वालों को कहां तकलीफ हो रही है? तो आप तो सर तकलीफ तो केजरीवाल साहब को। मैं कह रहा हूं अरविंद जी कभी आप गुजरात गए, वहां पर हंगामा क्रिएट किया, मीडिया ने खबर दिखाई। आप मुंबई गए, वहां पर तोड़फोड़ मची, नियमों की धज्जियां उड़ी, मीडिया ने खबर दिखाई। क्या ये कुड़न, क्या ये चिढ़ इस बात की ही है? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। मीडिया छोटी छोटी बातों को दिखाता है। अरविंद जी को खांसी आ गई, अरविंद जी ने कानून तोड़ना छोटी बात है। अरविंद जी ने मफलर पहन लिया, कानून तोड़ना छोटी बात है। गोलगप्पे खा लिए तो पानी क्यों नहीं दिया? रेलवे स्टेशन पर मेटल डिटेक्टर को तोड़ना छोटी बात है। जितना वक्त उस मेटल डिटेक्टर ना होने की वजह से कल को वहां पे बम विस्फोट हो जाता, छोटी बात है। सर मैं आपसे कह रहा हूं ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा और मीडिया का आपका प्रश्न नहीं है इसमें। आप कानून की धज्जियां उड़ाए तो भी छोटी बात। कानून कहां सो रहा है? कानून क्या खिलवाड़ बन के रह गया? यदि अरविंद जी या कोई गलत काम करता है या मैं करता हूं, आप करते, तो कानून की व्यवस्था क्यों नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि जन भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं हम तो। ये शासन और प्रशासन है। शासन और प्रशासन क्या ये जन भावना है? बिल्कुल। केजरीवाल को क्यों नहीं अच्छा लगता कि वो सवाल उनसे ना पूछे जाए? जन भावना ये है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो, मीडिया के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो, जितने भी शासन प्रशासन में लोग। और आपकी ही पार्टी के नेता आपकी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आरोप वो ये लगा कह रहे रहे हैं कि टिकट बेचे जा रहे हैं। यदि हम वो पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं सर। अरविंद जी आपके फाउंडर मेंबर्स पार्टी छोड़ रहे हैं। अरविंद जी ने 1000 बार कहा पारदर्शिता नहीं है। अरविंद जी ने वो ये कह रहे हैं कि टिकटों के फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। अरविंद जी ने 100 बार एक कहा। बात का जवाब नहीं दे रहे। अरविंद जी ने 100 बार कहा, एक बात का जवाब नहीं दिया। आप सुनिए जवाब। कार्यकर्ता बैठे रहे, कार्यकर्ता बैठे रहे, उन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अरविंद जी ने 100 बार कहा यदि साबित हो जाए अरविंद केजरीवाल गलत है तो मुझे भी तिहाड़ जेल में जाने को तैयार हूं। यही बात, लेकिन आप साबित नहीं करते, आप आरोप लगाते हैं। आप भी तो आरोप लगाते हैं। नहीं, आरोप नहीं लगाते। कागज की चिट्ठी लेके सामने मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पर कहा कि मीडिया बिका हुआ है। सर क्या सबूत है आपके पास? मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्या सबूत है आपके पास? मैं बता रहा हूं सबूत आपको। केजरीवाल प्राइवेट प्लेन मैं बता रहा हूं। क्या वो बिक गए? मैं बता रहा हूं। क्या वो बिक गए? मैं बता रहा हूं। अभी क्या वो 4 बिक दिन गए? आपने 4 दिन पहले या 6 दिन पहले आरोप लगाया था कि अरविंद जी ने मीडिया से फिक्सिंग कर ली, और आपने खुद कहा मीडिया फिक्स है। आपने बोला नहीं बोला? और आज वही बात जब अरविंद
अरविंद जी बोल रहे वो हैं तो आपको एजेंडा सेट तकलीफ कर हो रहे रही हैं, वो एजेंडा सेट कर रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं, मतलब ऐसे आप चलाना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं पूरा मीडिया अरविंद जी के इशारों पर नाचता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तय करेंगे कि हम कैसे खबर चलाएं? बिल्कुल नहीं तय करेंगे, अरविंद केजरीवाल लेकिन तय करेंगे हम मैं कैसे काम पूछता करें। हूं पूरे भारत के अंदर सिर्फ गुजरात के विकास की तस्वीर मीडिया पेश करता है, क्या भारत के अन्य राज्य बिल्कुल पिछड़े हुए हैं? कोई विकसित नहीं है, कोई विकास क्या नहीं है, मोदी सब पर लाचार हैं। निशाना अरे साधने 800 के लिए किसानों ने आप मीडिया आत्महत्या को कर ली, बनाएंगे? 800 किसानों ने आत्महत्या कर ली गुजरात के अंदर, कोई मीडिया खुल के क्यों नहीं सामने आता है? सिर्फ क्यों नहीं अरविंद जी को सामने बड़ा आया? जिस दिन उन्होंने 17 सवाल दिए, मीडिया ने उसको दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे सर, आप बोलिए, दिखाया नहीं दिखाया? बिल्कुल दिखाया। फिर हम फिर मना आप नहीं कैसे कर रहे कह हैं, सकते हैं? लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं? थोड़ा ध्यान से मेरी बात अगर सुनिए। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कटे तो मीडिया बहुत अच्छा, केजरीवाल जो बातें कहे उसकी वाहवाही हो तो मीडिया बहुत अच्छा। ऐसा कौन सा काम किया केजरीवाल ने इस देश के लिए अभी तक? केजरीवाल ने जिसकी जो तारीफ हो। काम कर दिया इतिहास क्या में आज काम तक- किया? आज तक कोई नहीं कर पाया। अरविंद जी ने 2 महीने के अंदर देश से भ्रष्टाचार और दिल्ली से भ्रष्टाचार लगभग 50% समाप्त कर दिया था। ये मैं तो आपको सफेद झूठ है, देश में तो खैर मैं होगा ही आपको नहीं। साबित कर दूंगा, सफेद इसी झूठ चैनल है। पे साबित कर सकता हूं। सफेद झूठ है। मैं यही साबित करने को तैयार बैठा हूं। जिस एजेंसी का नाम लिया बाद में आप पलटी मार गए। मैं किसी एजेंसी की बात उस नहीं कर रहा। एजेंसी ने कहा कि आप- ऐसा कोई सर्वे आप नहीं हुआ। जनता के बीच में जाएं ये- और एक रिक्शे वाले से ये पूछिए, केजरीवाल रेडी की- खोमचे वाले से ये पूछिए, केजरीवाल की व्यापारी वर्ग आदत- से पूछिए। ये केजरीवाल की आदत अरे बनती जा सर रही आप है। बात सुनिए पहले कुछ कहिए फिर पलट जाइए। कुछ नहीं पलटते हम, जो कहते हैं कटु सत्य कहते हैं, वो लोगों को बुरा लगता है, भ्रष्टाचारियों को अपमानजनक लगता है और दुराचारियों को अच्छा नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल ईमानदारी और भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करते हैं तो मीडिया के कुछ साथियों को बुरी लगती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अब ये। मैं आपसे पॉइंट वाइज सवाल पूछूंगा, ठीक है? जरूर पूछिए। मुझे ये बताइए, केजरीवाल साहब ने कहा था सुरक्षा नहीं लेंगे, कहा था हाँ या ना? जी कहा था। कहा था जी। उनके पास सुरक्षा कर्मी है या नहीं? मैं आपको एक बात बता देना चाहता है हूं। या नहीं? मैं ये बता देना है चाहता या हूं, नहीं? दिल्ली पुलिस ने है या नहीं? अरे छोड़िए अरे सर, मेरी है बात या तो- नहीं? अब मैं पूरी बात तो बता दूं है आपको। या नहीं? अगर है है या तो नहीं? दिल्ली पुलिस अगर ने नहीं, बिना है या मांगे नहीं? उनको सुरक्षा दी। है या नहीं? अरविंद जी ने सुरक्षा नहीं मांगी, अरविंद जी को सुरक्षा दी गई है। अच्छा। और ये भी आया अखबारों में कि अरविंद जी को पता नहीं था, उनकी जेट श्रेणी सुरक्षा चुपचाप साथ दो चलती दिन थी। पहले का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा आपने? सर मैं हिंदी पढ़ता हूं, अंग्रेजी नहीं आती मुझे ज्यादा। चलिए, आपके जो पार्टी में अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हो ना, उनको बताइएगा, उस अखबार में खबर छपी है, जी। बाकायदा दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी और उसमें रिक्वेस्ट की उन्होंने। उस खबर के मुताबिक ये रिक्वेस्ट की गई कि ऐसे पुलिस वाले, ऐसे सुरक्षा कर्मी उनकी सिक्योरिटी में तैनात ना हो जो मीडिया में जाने पहचाने जाते हैं, जिनको लोग पहचान जाते हैं सुरक्षा कर्मी है। इस बात के क्या मायने हैं? नहीं, किसने लिखी चिट्ठी सर? अरविंद केजरीवाल ने। यदि कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की अगर मांग कर ली है, दिल्ली पुलिस के साथ कुछ बात ऐसी अरे हुई है, कोई किसी को अब मैं आपत्ति समझा रहा नहीं है, ये हूं। वही देखिए केजरीवाल अरविंद है जी जिन्होंने ने कहा था मुझे अरविंद जी सुरक्षा नहीं चाहिए। आप सुनिए तो सही। ये सवाल केवल इसलिए सुरक्षा कि किसके कैसे लिए? बातों से पलटते हैं वो। अरविंद जी ने जब यहां पर जनसभा बुलाई थी, आपको पता है विधानसभा के अंदर, तो लाखों की भीड़ पहुंच गई थी। आप जानते हैं इस चीज को। उस लाखों की भीड़ को संभालने के लिए यदि सुरक्षा की मांग कर ली जाती तो कोई यानी गलत कि बात नहीं है। केजरीवाल उन्हीं लोगों से डर गए जिनके बीच से आंदोलन में खड़े डरे हुए नहीं थे वो। है, डरे नहीं अरविंद जी। यही उस केजरीवाल थे पब्लिक की जब सुरक्षा लाखों के लिए। लोगों के बीच रामलीला मैदान में बिना किसी सुरक्षा कर्मी के खड़े रहते थे दिन रात। सर यही केजरीवाल थे। यदि वहां कोई हादसा हो जाता तो यही मीडिया चिल्ला चिल्ला के कहती अरविंद जी आपको सुरक्षा लेनी चाहिए। हादसे रामलीला मैदान में क्यों नहीं हुए? कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, हादसे का कोई ना, टाइम नहीं ना, होता है। ना, जब आंदोलन चल रहा था उस समय कोई हादसा नहीं हुआ। आज अरविंद केजरीवाल को हादसों का डर है। सर, हादसा- अगर हादसों का डर इतना होता तो ना तो आप एयरपोर्ट पे 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा करते मुंबई के अंदर, और लोकल ट्रेन में जिस तरीके से सफर किया, जिस तरीके से मेटल डिटेक्टर को तोड़ा उन्होंने, अपने को लेकर हादसों का फिक्र है। वहां पर यह नहीं सोचा कि जो लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है इस अफरा तफरी के अंदर, उनके साथ कोई हादसा हो जाता क्या तो वहां धारा होता? 400-144 लगी हुई थी? क्या दिल्ली पुलिस या अन्य पुलिस ने कोई व्यवस्था की थी? क्या शासन पुलिस ने प्रशासन आपको सो गया था? मेटल डिटेक्टर वहां के तोड़ने की नेता परमिशन कहां दी थे? थी? वहां की पुलिस क्या कहां थी? आपको वहां की मेटल व्यवस्था डिटेक्टर कहां तोड़ने थी? की अरे परमिशन हर थी? चीज आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी है। यदि शासन प्रशासन सो रहा है तो आम आदमी पार्टी की गलती बिल्कुल नहीं है सर। क्या मेटल डिटेक्टर तोड़ने की परमिशन थी वहां पर केजरीवाल के बिल्कुल नहीं समर्थकों थी, को? हमने नहीं तोड़ा कोई मेटल डिटेक्टर। अरे वही, वाह, बहुत अच्छे। चलिए, आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक रिपोर्ट यहां पर दिखा लेते हैं जो शुरुआत में हम नहीं दिखा पाए थे। तो आपने सुना किस अंदाज में श्याम गोपाल गुप्ता जी उन तमाम बातों को एक तरीके से नकारते जा रहे हैं जो आरोप इस दौरान केजरीवाल पर लगे हैं। सवाल अहम यही है कि आखिर केजरीवाल मीडिया पर हमलावर क्यों हैं? क्या खुद पर उठते सवाल या अपनी पार्टी पर उठते सवाल उन्हें रास नहीं आ रहे हैं? क्या अपनी आलोचना उन्हें पसंद नहीं है? कुछ मीडिया ने पिछले 1 साल में मोदी जी के विकास के बारे में इस देश को झूठ क्यों बोला, मोदी जी के विकास के बारे में इस देश को झूठ क्यों बताया, और दूसरा, अभी भी क्या मीडिया हिम्मत करेगा गुजरात के विनाश के बारे में सही बात बताने के लिए? क्या गुजरात की सही स्टोरी बताने की मीडिया हिम्मत कर सकेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को एक विकास पुरुष के तौर पे कुछ मीडिया के लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रांतिकारी क्रांतिकारी
बहुत ही क्रांतिकारी, लोकतंत्र की दुहाई, सिस्टम बदलने का दावा, अभिव्यक्ति की आजादी की पैरोकारी, क्रांतिकारी क्रांतिकारी। सरकार बदल गए हैं, इकबाल में जरा सी कमी क्या आई, साख पर थोड़ा बट्टा क्या लगा, सच से रत्ती भर सामना क्या हुआ, हुजूर का मिजाज तल्ख हो गया। दूसरों की आलोचना के ईंधन और आरोपों की भट्टी से दिल्ली का तख्त पाए केजरीवाल अब खुद पर उठते सवालों से नाराज जो हैं। क्रांतिकारी क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी। दूसरों से बात बात पर जवाब मांगने वाले को खुद से सवाल पूछना नागवार गुजर रहा है। सनद रहे ये वही केजरीवाल हैं जो न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम में हफ्तों छाए रहे हैं। सनद रहे ये वही केजरीवाल हैं जो न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम में हफ्तों छाए रहे हैं, जिसकी बदौलत केजरीवाल खुद सियासी टीआरपी बटोर चुके हैं। कई पत्रकारों को टोपी पहना चुके केजरीवाल अब मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्रांतिकारी क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी। केजरीवाल की पार्टी एक ही साल पुरानी है, लेकिन आरोपों की खाद से सियासत की फसल काटने का कॉपीराइट केजरीवाल हासिल कर चुके हैं। कोई आरोप लगाए, सवाल पूछे तो केजरीवाल आहत हो जाते हैं, क्योंकि देश की राजनीति में आईएसआई मार्का ईमानदारी का प्रमाण पत्र सिर्फ केजरीवाल के पास ही है। क्रांतिकारी क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो देखिए आपने रिपोर्ट, श्याम गोपाल गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, एक बार फिर से पूछता हूँ, हथकड़ी है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। नहीं, कहीं जेल वेल तैयार करवाया? ईमानदारी से कुछ नहीं है सर। कोई अबू गरीब दिल्ली में, प्रेम की हथकड़ी है। कोई अबू गरीब भारत में दिल्ली में कहीं तैयार हो रहा हो? सिर्फ प्यार की बता हथकड़ी दीजिए है। सर, बता प्यार की दीजिए, हथकड़ी सर, बता होली के अवसर पे दीजिए। नहीं। केजरीवाल जी ने कहीं कुछ तैयार करवा रखा, बता नहीं दीजिए सर, प्यार की हथकड़ी है सर। नहीं, बता दीजिए, पता चला शो करके बाहर निकलूं और हैं, बता दीजिए सर। प्रेम की हथकड़ी है, स्नेह और प्यार की हथकड़ी है हमारे पास, और कुछ नहीं है जीवन में सर। चलिए चलिए चलिए, भले ही गर्मा गर्म बहस हुई हो, लेकिन एक सवाल तीखे, देखे सवाल तो तीखे होंगे आपसे, कोई परेशानी ठीक है? क्योंकि अब केजरीवाल जी को ये बात समझनी होगी कि वो सियासत में है, वो आंदोलनकारी नहीं है, वो समाज सेवक नहीं है। आज वो इस सियासी सिस्टम का हिस्सा है जी। अगर अच्छा करेंगे तो तारीफ भी होगी, और अगर कुछ गलत करते हैं तो उसकी आलोचना भी उन्हें सहनी पड़ेगी। इस बात को इतना बड़प्पन उनको दिखाना पड़ेगा, लेकिन जो नहीं दिखा रहे हैं। सवाल मेरा अब आपसे ये है कि आपको ध्यान होगा जिस समय विनोद कुमार बिन्नी का पूरा विवाद उठा था, जी जी, ठीक है, उस समय मीडिया में, देखिए ये पूरी बातें मैं आपको इसलिए रिकॉल करवा रहा हूं, इसलिए मैं याद दिलवा रहा हूं आपको कि कैसे वक्त के साथ साथ केजरीवाल साहब के बयान बदलते गए, और वही ट्रेंड आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं ने आगे इसको बढ़ाया है, ऐसा लगता है बयानों से, ठीक है। विनोद कुमार बिन्नी साहब थे जी, उनका विवाद उठा सरकार बनने के 2-3 दिन बाद ही, शायद जब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं हो रही थी, तो उस समय संजय सिंह भी गए, कुमार विश्वास भी गए, खुद केजरीवाल साहब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ बातचीत थी, करने आए थे, उनको जल्दी शादी में जाना था, बात हो गई। उसके बाद जब ये विवाद आगे बढ़ा, वही केजरीवाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, ये शायद वो भूल गए होंगे उस समय कि मैंने पहले क्या कहा था। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने मंत्री पद मांगा, मैंने मना कर दिया, क्योंकि केजरीवाल साहब इस बात को नकार चुके थे कि बिन्नी ने नहीं मांगा, ये बात कही थी उन्होंने। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लोकसभा का टिकट मांगा, हमने मना कर दिया, और जो टिकट चाहते हैं, पद चाहते हैं, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। अब आप बताइए इसमें मीडिया कहां से आ गया? पहले जो कहा वो दिखाया, बाद में जो कहा वो दिखाया, और उसके बीच की जो लाइन है, क्यों बदल गए? ये बदलाव को लेकर अगर सवाल उठा तो इस पर केजरीवाल साहब को दर्द क्यों होता है? जी नहीं, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती जी, अरविंद जी कब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। मीडिया लग रहा है उनके पीछे 24 घंटे उपलब्ध रहती है। ये नहीं मुझे नहीं, तो नहीं, नहीं। ये देखिए, अब देखिए बिन्नी जी का जो मामला था, अब आप उनकी विशेषता को समझिए। मैं समझ रहा हूं। ये देखिए कि कितने खास आदमी वो हैं। नहीं, खास तो हमारे लिए है वो। नहीं, आपके लिए क्या, हमारे लिए भी खास है। हम तो कह रहे हैं हमारे लिए खास है, तभी तो पल पल की निगाह, पल पल की जानकारी है। श्याम गोपाल गुप्ता की पल पल की जानकारी किसी को क्यों नहीं है? केजरीवाल की जानकारी क्यों है? देखिए, केजरीवाल भले ही आम आदमी पार्टी के नेता हो, लेकिन वो अब आम नहीं है, वो सियासत का खास चेहरा है। इस बात को वो भी समझते हैं, और जब कोई सियासत में खास चेहरा है तो उसकी किसी बात को हवा में नहीं जाने दिया जा सकता। नेता की हर बात के मायने होते हैं, इस बात को समझिए, इस बात की गंभीरता को समझिए, इसकी गहराई को समझिए। जब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप सियासत के अंदर सही पैमानों को स्थापित नहीं कर पाएंगे। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए।
ये एक एग्जाम्पल है, अभी और एग्जाम्पल मैं आपको गिनाऊंगा। देखिए अरविंद जी स्वयं में बहुत समझदार व्यक्ति हैं जी, कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है मुझसे ज्यादा वो जानते हैं, इसलिए मैं उनके और कमेंट्स वक्त पे की नजाकत को भी समझते हैं, जी वक्त की बिल्कुल डिमांड समझते को भी हैं, समझते बिल्कुल समझते हैं। देखिए लाखों लोग उनके साथ हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, किससे क्या बात हो रही है 24 घंटे तो उनके दिमाग में हर चीज रहती नहीं सकती, ठीक है। अब बिन्नी जी का जो मामला था कुछ स्वार्थ सिद्धि की बात जरूर थी वहां पर, इसलिए बिन्नी जी के बारे में उन्होंने ऐसा बोला होगा, और बिन्नी और उनके बीच क्या बहुत ज्यादा बातें हुई हैं उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। चलिए, जवाब संतोषजनक नहीं है, क्लियर कट बात है। श्याम जी आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। दूसरा सवाल अब आपसे, ध्यान होगा जब प्रचार हो रहा था जी दिल्ली के अंदर, जी सर, केजरीवाल साहब ने कहा कि हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, कहा था? जी कहा था, हाँ या ना? कहा था, था। ठीक है। उन्होंने कहा था कि हम सरकारी घर सरकारी बंगले नहीं लेंगे, कहा था? जी कहा था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहा था? जी कहा था। अब बता दीजिए इनमें से क्या इन सारी बातों को उन्होंने अक्षर से पालन किया? उनका जो बातें कही थी उनका पालन हुआ? बिल्कुल मैं आपका पूरा स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। जी, जीवन में क्योंकि आदमी हर चीज कह देता है जरूर, लेकिन जब सच्चाई से सामना होता है ना मित्र, अब अरविंद जी को यह नहीं बताता कि लाखों लोग उनसे रोज मिलने आएंगे, और जब मिलने आएंगे तो एक छोटे से घर में एक फ्लैट में लाखों लोगों को समाना संभव नहीं था। इस वजह से लोगों की सुविधा के लिए, जनता के समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने उस जगह की डिमांड की ताकि जनता को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेटर लिखकर डिमांड की थी, मानते हैं इस बात? जनता के सेवा के लिए लेटर लिख के डिमांड की थी, लेटर का मुझे पता नहीं है, नहीं, लेकिन लेटर कुछ लिखा भी था, है, लेटर लिखा था, डिमांड की है, लेटर लिख के, कोई बुरा नहीं है उसमें। अच्छा। जनता की सेवा करना उनका मकसद था। अच्छा। जनता की सेवा के लिए चाहे सड़क पे करें, चाहे वो लाल किले में बैठ के जनता करें, दरबार से क्यों भाग गए? उनकी भाव पे जनता दरबार से क्यों भाग गए? जनता दरबार से बिल्कुल नहीं भागे जी। उन्होंने कहा था कि सबके लेटर्स लिए उन्होंने, अधिकतर लोगों 2.5, 3, 4 ऑन रिकॉर्ड केजरीवाल ने मीडिया के सामने यह बात कही कि लोग मेरे सामने आ गए और मुझे लगा कि मैं कहीं कुचला ना जाऊं। ये वो केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था कि देश के लिए मैं शहीद होने को भी तैयार हूं। आप क्या चाहते हैं वो शहीद हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं सुरक्षा यदि लाखों लोगों लें। का हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा लेने में कोई बुराई नहीं, हम कहा कहने बुराई है। ये वही केजरीवाल है जो कहते हैं मैं सुरक्षा नहीं लूंगा और फिर सुरक्षा लेते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कथनी करने का अंतर क्यों है? बिल्कुल अंतर नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा दी थी उनको, वो केजरीवाल जी की जानकारी में भी नहीं थी। वो तो बिल्कुल सिविल ड्रेस में भी उनके साथ लोग चलते थे पुलिस वाले, मैं आपको बताऊं। और यदि श्याम जी भले ही होली का माहौल है, लेकिन ये बात बुरा ना मानो, होली वाली उसमें नहीं, उसमें नहीं जाएगी। नहीं है। आप जो तर्क दे रहे हैं, ये जितने भी लोग देख रहे हैं उनके गले नहीं उतरेंगी ये बातें। ये अखबारों में पढ़ा था, मैं आपको वो बात बता रहा हूं। उनके गले बातें नहीं उतरने वाली हैं। मैंने ये अखबार में पढ़ी हुई बात बता रहा हूं, अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं आपको मैं। और हो सकता है अखबार में ढूंढूं, शायद मिले भी है, किसी अखबार में पढ़ा। तो कुल मिला के देखिए, उनकी मंशा पर कोई संदेह सवाल देश की जनता नहीं उठा रही है। कुछ लोग जो भाजपा और कांग्रेस के समर्थन में लोग हैं, वो लोग इस टाइम इतना डरे हुए, घबराए हुए आम आदमी पार्टी से, उनको डर लग रहा है कि उनकी सत्ता ना खिसक जाए। जो लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन में आगे आ रहे हैं, उनसे उनको डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है अरविंद जी पीएम ना बन जाए, उन्हें लग रहा है भ्रष्टाचार ना खत्म कर दे अरविंद, चोरी ना करते, डकैती ना खत्म कर दे, असंतोष ना खत्म कर दे, भय भू भ्रष्टाचार ना खत्म कर दे। क्योंकि सच्चा इंसान जब आगे बढ़ता है तो लोग उसके पैर को खींचते हैं। सर इस बात को मानना पड़ेगा। चलिए, आपने चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, ये तमाम बातें आपने कही हैं। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लूंगा और जब ब्रेक के बाद लौटूंगा तो आपके सामने कुछ नाम गिनवाऊंगा, कुछ बातें आपको बताऊंगा और फिर चाहूंगा कि आप उस पर पूरी सफाई के साथ अपनी बात रखें। बिल्कुल। जिस चोरी भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में कुछ एक नाम ऐसे आ रहे हैं इस दौरान उठकर, जिनको लेकर तमाम तरह के सवाल हैं और पार्टी के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं। श्याम जी आपसे बात करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जिया न्यूज विशेष और आज बात हो रही है केजरीवाल के किस्सों की और किस्सों की फहरिस्त में अब बारी आ रही है मीडिया की। अब तक वो विरोधियों पर निशाना साधते रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बंदूक का मुंह मीडिया की तरफ घुमा दिया है और एक के बाद एक गोलियां वो दाग रहे हैं बयानों की मीडिया पर। तो चुनावी दौरे पर अलग अलग शहरों की खाक छान रहे केजरीवाल मीडिया पर हमलावर हैं। मोदी के बहाने केजरीवाल लगातार मीडिया पर निशाना साध रहे हैं। आज फिर बेंगलुरु में उन्होंने निशाना साधा। वक्त और सियासत की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये हमेशा बदलती रहती है। बदलते हैं बयान, बदलते हैं आरोप, बदलते हैं रिश्ते और बदल जाते हैं लोग। केजरीवाल बदल गए हैं।
अब मीडिया के मुरीद नहीं हैं, मीडिया को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी से जंग लड़ने का दावा करने वाले केजरीवाल अब मीडिया के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए हैं। कुछ मीडिया ने पिछले 1 साल में मोदी जी के विकास के बारे में इस देश को झूठ क्यों बोला, मोदी जी के विकास के बारे में इस देश को झूठ क्यों बताया, और दूसरा अभी भी क्या मीडिया हिम्मत करेगा गुजरात के विनाश के बारे में सही बात बताने के लिए? क्या गुजरात की सही स्टोरी बताने की मीडिया हिम्मत कर सकेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को एक विकास पुरुष के तौर पे कुछ मीडिया के लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीते दिनों में दूसरा मौका है जब नागपुर के बाद बेंगलुरु में भी केजरीवाल ने मीडिया की निष्पक्षता और उसके पेशेवर रवैये पर सवाल उठाए हैं। याद रखना जरूरी है कि जब मीडिया अन्ना आंदोलन और केजरीवाल को जगह और समय दे रहा था, तब केजरीवाल मीडिया की आजादी का झंडा बुलंद किए हुए थे और दूसरी पार्टियां मीडिया से सवाल कर रही थी। अब हालात ठीक उलट हैं। रोज मोदी पर हमला बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ है जो हम कह रहे थे कि ये कांग्रेस से सुपारी लिए हुए हैं कि मोदी पर हमला बोलने की ये सुपारी लिए हुए हैं, और इसलिए अनर्गल आरोप लगाते हैं। इन पर ज़्यादा कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, ये साफ हो गया। अब मीडिया को स्वयं सोचना चाहिए कि उसको कितना तवज्जो दे। नागपुर में मीडिया पर किए हमले को सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने गलत बताया, लेकिन मीडिया और मोदी पर लगे आरोपों के कॉम्बो ऑफर को देखकर कपिल सिब्बल केजरीवाल का साथ देने को मजबूर हैं। देख, वो तो हम कई अरसों से बोल रहे थे। हमने भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जो गुजरात की असलियत हमने जनता के सामने रखी थी, और ये बात जनता तक पहुंच गई है। अब जनता समझती है कि गुजरात में जो बढ़ा चढ़ा के आंकड़े बताए गए थे वो अपने आप में बेबुनियादी हैं, और जो असलियत गुजरात की है वो हमारे सामने है कि गुजरात एक अच्छा प्रदेश है और गुजरात की जनता की वजह से गुजरात आगे है। उसमें जो शासन का कोई खास रोल नहीं है और शासन ने उसे कुछ योगदान भी नहीं दिया, और जो शासन आंकड़े दिखाता है गुजरात के बारे में वो बेबुनियादी है। बट ये तो मोदी की असलियत तो वैसे भी जनता को अब समझ आ गई है। केजरीवाल के आरोप मीडिया पर हैं, बहाना मोदी का है, लेकिन सवालों की जद में खुद केजरीवाल भी हैं। अपनी सुविधा के मुताबिक अपने हितों के हिसाब से आरोप लगाना केजरीवाल का ट्रेडमार्क बनता जा रहा है। देखना होगा कि मीडिया की घेराबंदी केजरीवाल को कितना फायदा पहुंचाती है। जिया न्यूज रिपोर्ट। और तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गोपाल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं श्याम गोपाल जी का। श्याम जी, एक बार फिर से मेरा वही सवाल है, कोई हथकड़ी बेड़ी रस्सी कुछ लेके तो नहीं आए हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। बता दीजिए आप। मैं दिल से बता रहा हूँ, बिल्कुल प्यार वाले हथकड़ी और प्यार वाली बेड़ी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करते वक्त डर लगने लगता है। अरे नहीं, हमारे तो दिल के दरवाजे आपके लिए कौन सी बात बुरी लग जाए, पता नहीं कहां से हथकड़ी कोई बात बुरी नहीं सर, आप हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, आपका स्वागत है हमारे दिल से। हो सकता है कि ड्राई रन करना लग जाए नेता जो है, कुछ नहीं है, बोल रहे हो चलो हथकड़ी पहनने की आदत डाल लो। अब जरा बिल्कुल नहीं है, प्यार की हथकड़ी पहनाएंगे आपको। नहीं, अब पूछना पड़ेगा ना कि पूछ लें, सवाल पूछ लें। नहीं, पूछ लें सवाल। आप स्नेह और प्यार से पूछे। चलिए, सवाल अब ये है कि आपने भ्रष्टाचार की, चोरी चकारी डकैती की बात की जी। मुरादाबाद से आपकी पार्टी के कैंडिडेट हैं खालिद परवेज साहब। जी, नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना है, काफी चर्चा में इनका नाम रहा है। जी। ठीक है, इन पर 12 करोड़ की धांधली का आरोप है, डिफॉल्टर बैंक ने इन्हें बताया है। ऐसी खबरें तमाम आई, पार्टी के अंदर से भी आवाज उठी। जी। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट, इतनी स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग है। दिल्ली विधानसभा में भी कुछ कैंडिडेट्स को लेकर उठा था कि कोई राशन माफिया है, किसी के घर में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे तमाम सवाल तब भी उठे थे। जी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? केजरीवाल साहब ने तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे लोगों को, और उम्मीद जगाई थी, और हमें भी बहुत खुशी हुई थी कि एक बदली हुई सियासत देखने को मिलेगी, लेकिन लगता है केजरीवाल साहब भी बदल गए यहाँ तो। ऐसा कुछ नहीं है जी। दिल्ली विधानसभा के जब चुनाव हुए थे जी, उस वक्त भी हमारे नेताओं ने यही कहा था, अंतिम क्षण तक भी। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा में मैं आपको बता रहा हूं ना, क्षेत्र हिसार वगैरह में वहां पर गुरुनाम जी का भी एक किसी का नाम आ रहा है। सर ले लेना जवाब। जी। अंतिम क्षण तक भी यदि कोई सिद्ध कर देता है
कि हमारा कोई कैंडिडेट भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, तो उसका टिकट अंतिम समय में भी काटा नहीं, जाएगा। ये उदाहरण के लिए विधानसभा में काटा गया ना, श्याम जी, विधानसभा में काटा गया ना। श्याम जी, इसका पैमाना क्या होगा? सर पैमाना बता रहा हूं ना आपको मैं। ये देखिए, सोमनाथ भारती के संदर्भ में बात आई, जांच बैठी, जांच में उन्हें माना गया कि उनकी गलती थी, ये बात सामने आ गई, ठीक है। ये आपकी पार्टी तय करेगी। अब ये हर्जाना लग गया, कोर्ट ने हर्जाना लगा दिया मानहानि के केस में 5,000 रुपए का, तो आप कोर्ट पे भी उंगली उठा देंगे? कोर्ट का तो सदा सम्मान है, वहां तो हम लोग सोच नहीं सकते। सदा सम्मान तो नहीं है सोमनाथ भारती के केस में, इसीलिए मैंने सवाल उठाया था। आपको ध्यान होगा, यही केजरीवाल थे जिन्होंने कहा कि कोर्ट ने उन बातों को समझा ही नहीं कि हम कहना क्या चाह रहे थे। यही केजरीवाल थे। देखिए, कोर्ट का सदा सम्मान है और कोर्ट के मामलों में ना तो मैं दखल दे सकता हूं ना आप दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो समझदारी आप दिखा रहे हैं, ये समझदारी आप दिखा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल साहब नहीं, उन्होंने दिखाई होगी, ऐसी बात नहीं है। अरविंद जी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मैं तो अरविंद जी के आगे कुछ भी नहीं हूं, वो हमारे महान नेता हैं। नहीं, उनके आगे तो आजकल कोई भी कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वज्ञाता हैं, वो सबसे बड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अरविंद जी बिल्कुल साधारण प्राणी हैं, वो ये कहते हैं कि या तो आप मेरे साथ हैं या फिर आप मेरे खिलाफ हैं। कोई भी आज तक मुख्यमंत्री दिखा दो जो सड़क पे सोता हो, सड़क पे चलता हो। मैं आपको बता रहा हूं ना, सड़क पे सोते नहीं हैं, जिसने धरने पर बैठते हैं। जंतर मंतर पे सड़कों पे मेरे साथ सोने में और धरने पर बैठने में अंतर है। हाँ, तो धरने पे बैठे किसके लिए? जनता के लिए बैठे ना सर वो। जनता के लिए तो नहीं बैठे, बिल्कुल जनता की भलाई के लिए बैठे। जिस प्रकार भ्रष्टाचार, अत्याचार, पुलिस का खौफ और अनेक संस्थाओं का खौफ देश की जनता पे, दिल्ली की जनता पे था, यदि उसके खिलाफ कोई आदमी आवाज बुलंद करता है तो उसका तो आपको सम्मान करना चाहिए। आप उसकी टांग खींच रहे हैं सर, ये तो उचित नहीं है। ये गलत है। ये यदि अरविंद जी को लालच होता तो अपनी कुर्सी क्यों छोड़ते? नौकरी की क्यों छोड़ते? मुख्यमंत्री कुर्सी। चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे मैं यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि मीडिया बिका हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जिस समय आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल नहीं कहा मीडिया बिका हुआ है। नहीं, आप शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ले रहे हैं। कहा, अब आप सुन लीजिए। अच्छा, जब मीडिया लगातार उस आंदोलन को दिखा रहा था, जब केजरीवाल साहब ने शपथ ग्रहण की, उस पूरी की पूरी शपथ ग्रहण समारोह को 1.5-2 घंटे वो चलता रहा, उस पूरे को दिखाया। केजरीवाल साहब के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी। क्या केजरीवाल साहब ने पैसे दिए थे मीडिया को? बिल्कुल नहीं दिए थे। बस बात खत्म हो जाती है। शाम जी जवाब मिल गया, उसका स्वागत करते हैं। जवाब मिल गया। ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। और जिया विशेष में अब बात कर लेते हैं सियासी घमासान की, जो माथापच्ची टिकटों को लेकर चल रही है। और अब हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी में टिकटों को लेकर मैराथन बैठक जारी है और इस बैठक में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज हो सकता है। पहले चरण की बैठक खत्म हुई, बताया गया कि 3 राज्यों की टिकटें उसमें फाइनल कर ली गई, लेकिन पेच जो अटक रहा है वो दिग्गजों के टिकट को लेकर अटक रहा है। बात हम यहां पर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, राजनाथ सिंह की, कलराज मिश्र की और लालजी टंडन की। ये यूपी की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी में खींचतान की खबरें लगातार सामने आती रहीं और पार्टी की तरफ से इस बात को नकारा जाता रहा। हालांकि जो पिछली 2 केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उस बैठक में भी, उन बैठकों में भी इन सीटों को लेकर, इन दिग्गजों की सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। सवाल ये उठा कि आखिर इसकी वजह क्या है। पार्टी कहती है कि कोई खींचतान नहीं है। अगर खींचतान नहीं है, कोई असमंजस नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, तो फिर इन सीटों पर उम्मीदवार तय क्यों नहीं हो पा रहे। और बीजेपी की इस बैठक के ऊपर लगातार पल पल की नजर रख रहे हैं जिया न्यूज के डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण कुमार दुबे। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कृष्ण, एक दौर की बैठक तो आपने बताया था खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद क्या किसी नतीजे की उम्मीद करें, खासकर दिग्गजों की सीटों को लेकर, और कब तक ये बैठक चलेगी? देखिए आनंद, अभी जो बैठक है वो दूसरे दौर की बैठक चल रही है। पहले दौर की बैठक में 3 राज्यों पे फैसला हो चुका था, पंजाब, उत्तराखंड और कम से कम और जो चीजें सामने आई उसके बाद से ये देखने को मिला कि जो अरुण जेटली का अमृतसर से टिकट हुआ था, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू
बीजेपी दफ्तर में पहुंचे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि या तो चुनाव लड़ेंगे तो अमृतसर से लड़ेंगे, नहीं तो फिर पार्टी का जो आदेश होगा वो करेंगे, चुनाव वो कहीं से नहीं लड़ेंगे, प्रचार करते रहेंगे पार्टी के लिए। लेकिन पार्टी के सूत्रों का यह कहना था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के लिए काफी फायदेमंद होगा। जो अरविंद केजरीवाल का वोट है और जो आम आदमी का वोट है वो कहीं ना कहीं से सिद्धू के फेवर में आकर के कहीं ना कहीं से बीजेपी में जो वोट कटा है वो एक ग्लैमर में भी आ जाएगा। और इतने बड़े जो नेता 2 बार चुनाव जीत चुके हैं तो सिख वोट जो है वो भी कहीं ना कहीं से नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ा होगा। ऐसी रणनीति बीजेपी की थी। लेकिन जो 3 राज्य फाइनल हुए उनकी लिस्ट उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है पहले सेशन की बैठक के बाद वो लिस्ट जारी कर दी जाए, लेकिन अभी फिर मशक्कत चल रही है। 5 बजे के बाद से दूसरे दौर की सीसी शुरू हुई है और कम से कम ये कहा जा रहा है कि 12 राज्यों को के टिकट जो है पहले फेज में जिनके जहां चुनाव होने हैं उसको पूरा किया जाना है। लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा लगता है अभी समय और लगेगा, 8:30 तक और इंतजार करना पड़ेगा और 9 बजे के करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये डिक्लेयर हो पाएगा कि कौन कौन से टिकट पार्टी ने निश्चित कर दिए हैं। कृष्ण, नरेंद्र मोदी, कलराज मिश्र, मुरली मनोहर जोशी, लालजी टंडन, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, ये वो तमाम ऐसे नाम हैं, खासकर यूपी की सीटों पर जब हम बात कर रहे हैं, जिनकी उम्मीदवारी को लेकर कहा यह जा रहा है कि पार्टी अभी भी मंथन की स्थिति में ही है। या तो ये दुविधा है या फिर किसी बात का पार्टी को डर है। कैसे इसको समझा जाए? आखिर इन सीटों पर या इन उम्मीदवारों की सीटें तय क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्या ये खींचतान इस मसले को लेकर खत्म होती नजर नहीं आ रही है फिलहाल? देखिए ना, ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि ये तो सभी जान रहे हैं कि 2 दौर की बैठक हो चुकी है। इसके पहले की जो 2-3 सीसी हो चुकी है उसमें भी कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ। पहला फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया करीब आ रही है, तारीख करीब आ रही है, तो निर्णय तो आज इनको लेना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि जब तक वो 4 सीटें जो आप बता रहे हैं और दिन भर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं आनंद, तो वो कहीं ना कहीं से जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक बाकी की सीटों पर भी जो प्रत्याशी हैं वो अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर पाएंगे। जनता को, कार्यकर्ता को एक मैसेज नहीं जा पाएगा कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन है। इसलिए आज ये लक्ष्य लेकर के बैठे थे पंजाब के बाद जो राज्य है उत्तर प्रदेश के खास तौर से, कि पार्टी को कम से कम आज डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जो 5 जो जगह है वहां से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। और यही एक छोटा सा बीच में एक ट्विस्ट जो देखने को मिला था सवेरे सवेरे सीसी की जो पहली बैठक शुरू हुई थी कि राजनाथ सिंह ने चित्तौड़गढ़ में उनकी क्या एक अहमियत है और क्या उनकी क्या वजूद है, इसको जाना था वहां पे चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के जो विधायक है उनसे बात करके। तो ये एक ट्विस्ट हुआ था कि अगर बात नहीं बनती है और लखनऊ में लालजी टंडन बिल्कुल अड़े रहते लास्ट तक और फिर पेच फंसता है तो एक चित्तौड़गढ़ ऑप्शन रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आज बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे थे, ऐलान कर रहे थे कि यूपी का जो पेच है आज इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। जी, लेकिन मसला केवल यूपी तक नहीं नजर आ रहा गिरिराज। गिरिराज की अगर हम बात करें कृष्ण, तो गिरिराज बिहार में विरोधी स्वर उठा रहे हैं। 1-2 कैंडिडेट्स की बात और सामने आ रही है कि गिरिराज के बाद वो भी मुखालफत के मूड में नजर आते हैं कि पार्टी जहां से उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है वहां से वो लड़ना नहीं चाहते। और आज जो एकदम सामने सिद्धू वाला पेंच सामने आ गया, जैसे इस बात की चर्चा हुई कि अरुण जेटली को अमृतसर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, तुरंत सिद्धू ने अपनी राय जाहिर करने में या फिर अपनी सोच, अपनी दिल की इच्छा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तुरंत इसमें कोई कोताही नहीं बरती और एक तरीके से साफ तौर पर कह दिया कि अमृतसर की सीट ही उन्हें चाहिए। सवाल ये उठता है कि अगर पार्टी को रणनीति बना रही है तो क्या तमाम नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा? क्या उस रणनीति के फायदे उन नेताओं को समझाए नहीं जा रहे? या फिर इसके मायने ये निकाले जाएं कि रणनीति कोई और बना रहा है और उस रणनीति के तहत काम करने की जिम्मेदारी बाकी सब पर डाली जा रही है, लिहाजा लोगों को ये रास नहीं आ रहा कि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका ही उन्हें नजर नहीं आती? देखिए अनंत, एक अगर हम उदाहरण ले अमृतसर सीट का, आपको पता है, जनता जानती है, दर्शक जानते हैं कि अमृतसर में अकाली दल जो है सख्त नाराज है नवजोत सिंह सिद्धू से। वो चाहता है कि ये सीट या तो बीजेपी लड़े तो कैंडिडेट चेंज कर दे, नहीं तो हमको दे दे ये सीट, हम अपना प्रत्याशी वहां से उतारेंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के नेताओं से कोई बगावत नहीं कर रहे। उनका साफ कहना है कि ये जो सीट मेरी बदली जा रही है, अरुण जेटली जी का मैं स्वागत करता हूं। पहले कहा गया था अरुण जेटली जयपुर से चुनाव लड़ेंगे, अमृतसर लास्ट में डिसाइड हुआ। एक समय बीच में ऐसा है कि अरुण जेटली कहने लगे कि मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा, मैं तो खुद ही राज्यसभा में एलओपी के पथ पर हूं। तो ये एक सारी कंडीशन सामने आई। तो नवजोत सिंह सिद्धू का जो चिढ़ है, जो उसका दर्द है, उनका नवजोत सिंह सिद्धू का ये दर्द ये है कि जो बीजेपी मेरी जो सीट बदल रही है वो इसलिए बदल रही है क्योंकि अकाली दल का बहुत ज्यादा दबाव है। तो इसलिए सिद्धू ने अपना एक टांग अड़ा दी और विटो जारी कर दिया कि या तो मैं चुनाव लड़ूंगा तो अमृतसर से लड़ूंगा। पिछले एक डेढ़ साल में हमने ये देखा है कि अमृतसर का आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन जो विरोधी हैं
वो इन पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि यहां पर एक अज्ञात शख्स हैं, वो एक लापता के तरीके से यहां पर वो रहते हैं, लोग नहीं जानते कब सिद्धू आते हैं कब चले जाते हैं। ये विरोधी तमाम आरोप लगाते रहे हैं। क्या ये माना जाए कि खुद उनकी पार्टी यानी बीजेपी को भी डर है कि लोगों में कहीं नाराजगी वाकई तो नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, जो विपक्ष उनके खिलाफ बातें कहता रहा है, क्या उसका इंपैक्ट पार्टी को तो नहीं झेलना पड़ जाएगा नेगेटिव रूप में? क्या पार्टी को यह डर है कहीं अंदर खाने? स्वाभाविक तौर से आनंद, क्योंकि देखिए पार्टी भी अपने सहयोगियों की बात ज्यादा मानती है। अकाली दल सबसे विश्वसनीय दल है एनडीए में, ये सभी जानते हैं। सब दल छिड़क गए, सभी ने कोई ना कोई बयानबाजी करी, लेकिन जब तक पार्टी सत्ता में नहीं रही बीजेपी, तब अकाली दल की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें यह कहा जाए कि अकाली दल भी अपने तीखे तेवर रख रही है बीजेपी के साथ में। लेकिन जो एक अकाली दल से ज्यादा जो है, जो वहां पर प्रचार किया गया था, ये नवजोत सिद्धू की सफाई है कि वो लोग वहां पे पोस्टर लगा दिए गए थे कि सिद्धू को सिर्फ टीवी पे देखा जाए, टीवी से ही बात करी जाए। तो ये कहीं ना कहीं से टीवी कार्यक्रम में उनका आना, ये अकाली दल को ये लगता था कि जो अमृतसर एक जगह पे अगर हमको जो पार्टी के जो काम कर रही है पंजाब में, उसका जो सही तरीके से प्रचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और प्लस उनके लोकल इकाई के जो कार्यकर्ता, उनका ज्यादा दबाव था कि अमृतसर इस सीट जो इस बार अकाली दल को लेना चाहिए। तो ये अकाली दल ने प्रेशर बीजेपी पे बनाया, उस प्रेशर को बीजेपी के जो नेता नवजोत सिंह सिद्धू हैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने आज जब सीसी चल रही थी तो उन्होंने तो कोशिश की थी कि सीसी में जाए, क्योंकि जाने से पहले जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं सीसी में सीधे जा रहा हूं। लेकिन फिर जो वहां पे प्रभारी हैं जेपी नड्डा, उनके रूम में उनको बिठाया गया, उनकी बातचीत कराई, तो उन्होंने साफ ही कह दिया कि वो या तो चुनाव लड़ेंगे तो अमृतसर से लड़ेंगे, नहीं तो वो कहीं भी जाकर के बीजेपी का प्रचार करेंगे। अरुण जेटली का वहां पे अमृतसर में आने पर स्वागत है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आनंद जी, अगर हम देखें जो लोग, जो नेता अपनी सीट को लेकर एक तरीके से दावेदारी कर रहे हैं अपनी पसंदीदा सीट को लेकर, इनमें कई ऐसे नाम भी हैं कृष्ण जो ये कहते हैं कि मोदी के लिए कुछ भी करेंगे। तो क्या उन्हें नहीं लगता कि अगर पार्टी एक चुनाव कैंपेन के हिसाब से या किसी रणनीति के हिसाब से मोदी को कहीं से लड़ाना चाहती है तो ये पार्टी के लिए फायदेमंद होगा? क्या उन्हें यह लगता है कि अब मोदी का ऑरा इतना बड़ा होता जा रहा है कि उसमें बाकी नेता कहीं छिप जा रहे हैं? क्या उन्हें यह डर है? या फिर यह माना जाए कि दो मोर्चों वाली स्थिति है कि एक मोर्चे में कुछ लोग हैं और दूसरे मोर्चे में कुछ लोग हैं? आखिर स्थिति है क्या? देखिए, ये शुरुआत में देखने को मिला था जब नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया गया था प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे, तब लाल कृष्ण आडवाणी के साथ सुषमा स्वराज भी खुल करके बागी तेवर उन्होंने अपना लिए थे, विरोध जता दिया था कि ये सही तरीका नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे संघ के आगे सबका किसी का वजूद नहीं रहता। ये कहा जाता है कि बीजेपी मतलब संघ का जो डंडा चलेगा उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन सबके पास जो उसका संदेश जरूर पहुंच जाता है, तो उसको अब सब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक उदाहरण जैसे कि हम लोग बात करेंगे गिरिराज सिंह के, बिहार वाले नेता जो है गिरिराज सिंह, एक ऐसे नेता थे जो नरेंद्र मोदी का कितना भव्य जो है स्वागत करना चाहते थे और आए दिन नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुल करके बयान दिया करते थे, जबकि वो जानते थे कि मेरे कहने से जेडीयू नेता नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जो है बिहार के, वो बहुत नाराज होंगे, क्योंकि नाराजगी भी उनको झेलनी पड़ती थी। लेकिन वो खुल करके जो है नरेंद्र मोदी के समर्थन में होते थे और कहते कि नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार आना चाहिए, उनकी रैलियां होना चाहिए। लेकिन वही नरेंद्र मोदी के कारण जो है एक उस बात को नहीं वो समझ पा रहे हैं और नहीं स्वीकार कर रहे हैं निर्णय को कि क्यों उनको बेगूसराय का टिकट नहीं दिया गया बल्कि नवादा भेजा जा रहा है। तो ये एक सबका अपना व्यक्तिगत इशू भी कहीं ना कहीं सामने आ जाता है और यही कारण है कि पार्टी जो है यूपी के टिकटों को भी फॉलो नहीं कर पा रही है और जो बेमन से टिकट दिए जा रहे हैं, जगह दी जा रही है, उनका भी विरोध कम से कम पार्टी नेताओं को झेलना पड़ रहा है। अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण, इस पूरी जानकारी के लिए। आपके संपर्क में हम आगे भी रहेंगे। कृष्ण कुमार दुबे आज सुबह से ही लगातार इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो पहले दौर की बैठक खत्म हुई है, उस बैठक में 3 राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर इरादे और जो फैसला है वो हो चुका है और 3 राज्यों की सीटों पर फैसला हो गया है। लेकिन जो बाकी राज्य हैं, कहा यह जा रहा है कि आज 12 राज्यों को लेकर फैसला किया जाना है इस बैठक में। लेकिन अहम सवाल ये है कि जो दिग्गज जिनकी सीटों को लेकर पिछली 2-3 बैठकों में भी पेंच फंसा था, क्या वो पेंच आज सुलझ पाएगा? ये अहम सवाल है। कृष्ण को एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करेंगे और जैसे ही इस विषय में कोई खबर आती है आपको अपडेट देंगे। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिया विशेष और एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं केजरीवाल की, जो लगातार मीडिया पर निशाना साध रहे हैं, मीडिया पर हमला कर रहे हैं और इसकी वजह कम से कम हमें तो समझ में आती नहीं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। हमारे साथ
श्याम गोपाल गुप्ता जी इस चर्चा के दौरान लगातार बने हुए हैं। और जैसा कि हर बार मैं चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक सवाल उनसे पूछता हूं, एक बार फिर से वो सवाल इनसे पूछूंगा। कोई हथकड़ी, कोई बेड़ी, कोई रस्सी, कोई जंजीर, कुछ है क्या सर हमारे लिए? सर बिल्कुल नहीं है। सवाल करें आपसे? बिल्कुल करिए जी। सवाल ये है कि जो बातें लगातार केजरीवाल साहब कह रहे हैं जी। अब इस पूरे सियासी तौर पर अगर इसको हम समझें, क्योंकि वो अब राजनीति में हैं और इस बात को सियासी परिप्रेक्ष्य में, इस चुनावी माहौल में देखकर समझा जाए, तो क्या इसके मायने ये तो नहीं कि खुद को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना है? क्योंकि ये मन में सवाल उठता है कि ये क्या इत्तेफाक है। एक तरफ इस किस्म की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ उनकी उम्मीदवारी को लेकर बातें सामने आ रही हैं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। जहां से नरेंद्र मोदी को बीजेपी उतारेगी, वहां से आम आदमी पार्टी केजरीवाल को खड़ा करेगी। तो क्या तैयारी उस एंगल पे हो रही है और मीडिया को उसके अंदर घसीटा जा रहा है बिना बात? देखिए, बहुत बड़ा ये साहस और विश्वास से उपजता है। अरविंद जी ने पहले कहा था दिल्ली में हम शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ेंगे, और वो लड़े और बहुत ही भारी बहुमत से जीते। वही विश्वास आज है। अरविंद जी बिल्कुल लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ और वहां से उसी तरह जीतेंगे जैसे वो दिल्ली में जीतेंगे। तो ये बात राष्ट्रीय स्तर पर उभरने की वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल साहस और विश्वास की बात है। मैंने जो ये सवाल आपसे किया, जिस संदर्भ में उन्होंने आज मीडिया को एक बार फिर से निशाने पर लिया, उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि वो गुजरात दौरे पर जाते हैं, वो 2 दिन के अंदर एक रिसर्च पेपर तैयार कर लेते हैं, 17 सवाल तैयार करके मोदी के सामने रख देते हैं, इनका जवाब दीजिए कि यहाँ पर ये नहीं हुआ, वहां पर वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं, सारी बातें कहते हैं। उसके बाद वो मीडिया को निशाना साधते हैं। उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि मीडिया गुजरात को लेकर सच नहीं दिखा रहा है। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि जो सच वो बता रहे थे, क्या उसे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया जो उनको ये बात कहने की जरूरत पड़ी? नहीं, उन्होंने गलत क्या बोला? नहीं, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि वो गलत कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या ये तमाम बातें, हम पूरी अरविंद केजरीवाल की अब तक की राजनीति को देखें, राजनीति में आने के बाद से 2-2.5 साल का जो वक्फा है, इसके अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि वो एक टारगेट सेट करते हैं, फिर उसके लिए रणनीति बनाते हैं, फिर उस रणनीति के जरिए उस टारगेट को अचीव करके आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा लगता है। और यहां पर भी बात ये ऐसी लग रही है कि जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में जाने का फैसला किया तो उन्होंने इसकी एक रणनीति बनाई। पहले धीरे धीरे कांग्रेस को निशाने पर लिया, अब लगा कि उसमें कुछ वो दम नहीं है, या फिर वहां पर उस तरीके से आप खुद को नेशनल कैनवस पर पोर्ट्रे नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने मोदी को निशाने पर लिया। और मोदी को निशाने पर लेने के लिए उन्होंने मीडिया के कंधे पर रख के बंदूक चला दी और बिना बात में मीडिया को घसीटना शुरू कर दिया। ये एक रणनीति का हिस्सा ज्यादा लगता है। मैं आपको सीधे सीधे उत्तर देता हूं जी। आम आदमी पार्टी का जब गठन नहीं हुआ था तब भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम लड़ रहे थे, अरविंद जी लड़ रहे थे। और आज भी चाहे कांग्रेस के साथी हो, भाजपा के हो, चाहे मीडिया के अंदर भी कुछ यदि गलत लोग हैं तो उसके खिलाफ यदि आवाज उठाते हैं अरविंद जी, तो उसमें गलत क्या सर? कोई गलत बात नहीं है इसमें आती। भ्रष्टाचारी जहां भी बैठा हो, चाहे वो हो सकता है मीडिया में भी हो, कांग्रेस में भी हो, भाजपा में भी, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ना वो। उसमें कोई रणनीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, सीधे सीधे भ्रष्टाचार पे हल्ला बोल है और वो हल्ला बोल हमेशा जारी रहेगा। नहीं, आप अब जो अरविंद केजरीवाल ये बात कर रहे हैं, मीडिया पर जो आरोप लगा रहे हैं और मीडिया को जो निशाना लगातार साध रहे हैं, उससे तो ऐसे लगता है कि मीडिया भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है। मीडिया पे उन्होंने कोई निशाना नहीं लगाया। पहली बात, क्या मीडिया भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है? मैं आपसे जो कह रहा हूं क्लियर सुन लेना। मीडिया पे उन्होंने सबको नहीं बोला, उन्होंने बोला मीडिया में जो क्या मीडिया स्कैम्स कर रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं? अरे मीडिया के क्या लोग पहले जेल नहीं गए? क्या मीडिया पे मतलब आरोप नहीं लगे? क्या भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ? मीडिया पे कई बार हुआ है। बात सारी है, नहीं हुआ है ना, तो वही बात उन्होंने दोहरा दी है। क्या मीडिया के अंदर सारे सत्यवादी हैं? दूध के दूल्हे गंगा बना गए हैं? मीडिया के अंदर भी गलत लोग हो सकते हैं सर, आप मानिए इस बात को। एट लार्ज उसको यूनिवर्सल कर देंगे? बिल्कुल नहीं। मीडिया में जो बहुत अच्छे, ईमानदार, सच्चे, अच्छे लोग बहुत मौजूद हैं, उनका सम्मान है। लेकिन मीडिया में जो लोग गलत हैं उनके लिए तो जेल की दीवारें खुली रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अबू गरीब बना रखा है आपने? नहीं, हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। देखिए, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जेल बना ली है केजरीवाल साहब। मैं कह रहा हूं अरविंद जी ने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल गलत हो जाए तो अरविंद को भी जेल भेजो। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत मित्तल हमारे साथ इस समय इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कुछ व्यवधान की वजह से हमारे साथ शुरुआत से इस चर्चा में वो नहीं रहे। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि आखिर मीडिया को लेकर केजरीवाल इतने नाराज क्यों हैं? मीडिया में उन्हें अब वो एक तरीके से क्यों लगातार हमले कर रहे हैं? क्यों उन्हें मीडिया में दुश्मन नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी को थोड़ी उतावली हो गई है जी, और उतावली में आदमी जो है ऐसे बावलगत के काम करता है।
अब केजरीवाल जी को मीडिया से परेशानी होने लगी। केजरीवाल जी जब जिस लोकतंत्र के तहत, जिस लोकतंत्र की दुहाई दे के चुनाव लड़ रहे हैं, और यही कुमार विश्वास जी, यही संजय सिंह जी मेरे से टीवी चैनलों पे लड़ा करते थे कि हम आंदोलन करेंगे। हम इनसे कहते थे भाई दल बनाओ, चुनाव लड़ो, सत्ता में आओ, यहाँ कोई पिंक रिवॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लोकतंत्र है। साल में 5 साल में 4 बार लोग अपनी, कभी पंचायत चुनाव में, कभी निकाय चुनाव में, कभी विधानसभा में, कभी लोकसभा में अपने गुस्से का इजहार करते हैं। अब इसके बाद ये है कि इन्होंने दल बना लिए, चलिए अब आ गए आप। अब इन्हें ये लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत समझना होगा कि इतने सारे न्यूज चैनल, इतने सारे अखबार, इतने सारे रेडियो चैनल, इतने सारे रिसाले, इतनी पत्रिकाएं, इसीलिए निकालने की गुंजाइश रहती है लोकतंत्र में कि उसकी छलनी बहुत बड़ी है और उसमें सब तरह का झूठ, सच, बीच का डिस्टॉर्शन, माया, सब चीज आती है और उस छलनी में से नीचे सच निकलता है। वो सब तरह की विचारधाराएं इस समाज में हैं और सिर्फ एक ही व्यक्ति कैसे कोई ये ठेका ले सकता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है? कैसे कोई व्यक्ति ठेका ले सकता है? नहीं, केजरीवाल साहब तो, अनंत जी, केजरीवाल साहब तो यही सोचते हैं कि उन्होंने जो कह दिया वो सही है, वो ब्रह्म वाक्य है और उसको कोई क्वेश्चन करेगा तो वो उनके खिलाफ है, वो उनका दुश्मन है, उसे जेल में डाल देना चाहिए। ये सोच कितनी घातक इस देश के लोकतंत्र के लिए, जिस लोकतंत्र में वो चुनाव लड़ रहे हैं। करता हूं, मैं उनके उत्साह की तारीफ करता हूं कि वो उतावले हैं, उनके भीतर एक बाल सुलभ उतावलापन है व्यवस्था को बदलने के लिए, इसका मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन इस उतावलेपन में उन्हें अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। ये मेरे जैसे लोग भी कह रहे हैं, उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी को याद करना चाहिए, उन्हें जो है एम चलपति राव को याद करना चाहिए, उन्हें कुलदीप नैयर को याद करना चाहिए। इसी देश में ऐसे पत्रकार हुए, उन्हें खुशवंत सिंह को याद करना चाहिए। और आज की पीढ़ी में भी अनेक पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें वो याद करेंगे तो वो कहेंगे, रजत शर्मा ने बार बार उनके इंटरव्यू कर करके उन्हें चमकाया इंडिया टीवी पे। दुनिया भर के और चैनल है जो लगातार उनसे बात करते हैं, उनका व्यू पॉइंट देते हैं। अगर वो मोदी का भी देते हैं, अगर वो राहुल का भी देते हैं तो इसमें बुरा क्या है? वो क्यों मीडिया पे उंगली उठाएंगे? वो कौन होते हैं? उनका कहां है तप? एक तप 2 बार आपने अगर कर लिया अनशन और 2 बार अन्ना की टोपी पहन ली और उसके बाद एक पार्टी बना ली, आप हमारे लिए, मीडिया के लिए वैसे ही है जैसे कांग्रेस, जैसे बीजेपी, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जैसे बहुजन समाज पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी, वैसे आम आदमी पार्टी। अगर आम आदमी पार्टी अपनी लक्ष्मण रेखा का, लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करेगी तो उसकी आलोचना होगी और वो बर्दाश्त करने का मादा उसके नेता में होना चाहिए। ये केजरीवाल को सीखना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र की छलनी है। यह सच, झूठ, बीच का माया प्रपंच सब आएगा उस। अनंत जी आपको रोकूंगा क्योंकि समय की कमी है और चलते चलते एक आखिरी टिप्पणी, आखिरी बात मैं श्याम गोपाल गुप्ता जी से करना चाहूंगा। श्याम जी, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या पार्टी अपने ट्रैक से भटकी नहीं है? बिल्कुल नहीं भटकी है सर। और यदि कहीं कुछ, क्या केजरीवाल जल्दबाजी में नहीं है? बहुत जल्दी वो पॉलिटिकल गेन्स नहीं चाहते हैं? क्या केजरीवाल महत्वाकांक्षाओं का शिकार नहीं हो रहे हैं और उस महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्हें हर एक में खोट नजर आने लगा है? जल्दबाजी जरूर है, लेकिन इस बात की नहीं कि हमें सत्ता मिल जाए। जल्दबाजी इस बात की, आप जाके देश के अस्पतालों में देखिए, बच्चे दूध में रोज मर रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना हो गया है, औरतें, विधवा औरतें यहाँ पर तरफ रही हैं, लोग त्राही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से पस्त हैं। उनके सेवा के लिए अरविंद केजरीवाल को जल्दबाजी है। लेकिन क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं कि अगर कोई कमी एट लार्ज लोगों को नजर आ रही है, अगर लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है कि पार्टी में वो बात नहीं है जिसके पार्टी ने दावे किए थे, तो क्या सुधार की गुंजाइश नहीं बनती है? बिल्कुल सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, शुरू से अंत तक रहती है और आत्ममंथन जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बात गलत है तो उसको हम बिल्कुल जिद पे अड़ जाएंगे। आत्ममंथन करेंगे, सुधार करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आत्ममंथन करेंगे और सुधार करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप केजरीवाल साहब को ये बात समझाएंगे। और चलते चलते एक बार फिर से पूछूंगा, कोई हथकड़ी तो नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको होली मुबारक हो। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।